आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक ऐसी औरत पे आधारित है जिसके अंदर ईर्ष्या और घमंड कूट कूट के भरा है। वो दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत खुश होती है। रेणुका देवी आज दूसरी बहू को घर में लाई, बहू को समझाते हुए, देखो बहू, आज से यह घर तुम्हारा है और इस घर के तुम भी सदस्य हो। घर में सबके साथ प्यार और समझदारी से रहना। रेणुका देवी की बड़ी बहू, माँ जी, आप पढ़ी लिखी और खूबसूरत बहू लाई हैं घर में, फिर इतना समझाने की क्या जरूरत है? वो तो खुद ही पहले से समझदार है। अगले दिन पड़ोस की सीमा, सबिता बहन, आपकी देवरानी की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। खूबसूरत है? क्या पढ़ी लोग से आई है क्या जो इतनी खूबसूरती के चर्चे हो रहे हैं? वैसे तो सबिता के अंदर जलन और ईर्ष्या पहले से ही थी, लेकिन जब से वर्षा घर में आई थी तब से इसके अंदर कुछ और ही बढ़ गया था। देवरानी जी, कल कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप खाना अच्छे ढंग से बनाइएगा ताकि घर वालों के साथ साथ मेहमान भी तारीफ करके जाएं। सबिता अजीब ढंग से बोलकर वहाँ से चली जाती है। वर्षा, अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती है? क्यों ऐसे ताने देती है? क्यों मुझे हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करती है? अरे वर्षा, भाभी का स्वभाव ही कुछ अलग है, उनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। राहुल अपनी पत्नी को बहुत प्यार से समझाता है और कहता है कि कल क्या क्या बनाना है मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। अगले दिन जब मेहमान आते हैं तो वर्षा बहुत अच्छे ढंग से खाना बनाती है। खाना खाने के बाद मेहमान वर्षा की बहुत ही तारीफ करते हैं। सबिता को बहुत ही जलन होता है और ईर्ष्या भी, और इसी के कारण वह झूठ बोलना शुरू करती है। अरे भाभी जी, ये खाना मैंने बनाया है, वर्षा को तो कुछ बनाने ही नहीं आता है, इसको तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। वर्षा को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। मेहमानों के जाने के बाद, दीदी, आपको क्यों इतनी जलन है मुझसे? क्यों इतना ईर्ष्या करती हैं? क्यों झूठ पे झूठ बोलती हैं? हर बात पे ताने देती हैं, हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। आखिर आपको क्या मिलता है ऐसा करके? इतना सुनते ही सबिता आग बबूला हो गई और, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह बातें करेगी, इतनी ऊंची आवाज में? तू अपनी पहले औकात तो देख ले, फिर मुझसे इस तरह बातें कर। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ये सब कुछ रेणुका देवी के सामने ही हो रहा था, लेकिन रेणुका देवी चुपचाप इन दोनों को देख रही थी, एक शब्द नहीं बोला। फिर सबिता, ये आप ही का बढ़ावा दिया हुआ है कि इस तरह से मुझसे बातें कर रही है और आप चुपचाप बैठकर देख रही हैं। सबिता की बातें को नजरअंदाज करके वहाँ से वर्षा चली जाती है। इस तरह वर्षा को जाते हुए देखकर सबिता और जल भुन जाती है। और फिर रेणुका देवी, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने लायक तुमने कुछ छोड़ा भी तो नहीं है। जब से वर्षा घर में आई है, हर कदम तुम उसकी सास बनी फिरती हो, और वो भी ताने देने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए। इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अभी से भी अपना सुधार कर लो, नहीं तो आगे बहुत कुछ तुम्हारे साथ बुरा होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपनी सास की बातें सुनकर सबिता वहाँ से पैर पटकती हुई चली जाती है। अगले दिन, पापा, मैं कुछ दिनों के लिए वर्षा को लेकर अपने साथ जाना चाहता हूँ। मुझे वहाँ खाने बनाने में बहुत दिक्कत होता था। अब यहाँ भाभी तो है ही आप लोगों के साथ, आप मना मत कीजिएगा, मुझे वर्षा को ले जाने दीजिए। रमेश की इस तरह की बातें सुनकर उसके पिताजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा कुछ दिन और रहने दो, लेकिन रमेश मानता नहीं है। फिर अगले दिन रमेश अपनी गाड़ी से लेकर उसको शहर चला जाता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ जाने के बाद वो दोनों पति पत्नी आराम से रहते हैं, लेकिन इधर घर में, क्या हो गया बहू, 2 दिन से घर में से नहीं निकल रही हो? मैं अकेले काम करते करते थक जा रही हूँ। वर्षा थी तो तुम उसके पीछे पड़ी रहती थी, अब तुम्हें क्या हो गया है? उठ के चलो किचन में। मैं क्यों जाऊँ किचन में? मुझे किचन से कोई मतलब नहीं है। मैं तो बदतमीज बहू हूँ, वही तो अच्छी और संस्कारी बहू थी, तो छोड़कर क्यों चली गई आपको? आप बुला लीजिए और उसी से काम कराइए। मैं अपने खाने के लिए मैं खुद बना लूंगी। ये सबिता का तो घमंड और ईर्ष्या 7वें आसमान पे चला गया है, घर में एक काम भी नहीं करती। घमंड और ईर्ष्या किसी को नहीं छोड़ता है और सबिता को भी नहीं छोड़ा। एक दिन उसका पैर फिसला और दोनों हाथ टूट गए। अब वो बिस्तर पे आ गई थी। अब वो अपने हाथ से न कपड़े पहन सकती थी, न खाना खा सकती थी। उसका सारा काम किसी और को ही करना पड़ता था।
ये खबर जब राहुल और वर्षा को मिली तो वर्षा, हमें घर चलना चाहिए। माँ बहुत परेशान है। भाभी का हर काम करना माँ को ही पड़ रहा है और घर का काम भी। इस समय हम लोग अगर वहाँ नहीं चले तो ठीक नहीं होगा। वर्षा ने एक बार भी मना नहीं किया और वह तुरंत तैयार हो गई कि नहीं, ऐसे हालात में भाभी को अकेले छोड़ना और माँ को परेशान करना हम कभी नहीं चाहते थे। फिर वो दोनों घर आ गए। यहाँ आने के बाद दीदी आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपके सारे काम मैं करूँगी। और सबिता पश्चाताप के आंसू बहाती रहती और यही सोचती कि मैं इसको कितना गलत समझती थी और इससे कितना ईर्ष्या करती थी। उसको इस तरह रोते हुए देखकर रेणुका देवी भी उसको समझाती और कहती कि तू अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उतना ही बहुत है, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटा तुम कब आए? तुम तो बोल रहे थे कि शाम तक मैं आऊंगा। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बात भी समझ लो कि इंसान को ईर्ष्या और घमंड उसे अकेला कर देता है और विनम्रता सबका प्रिय बना देता है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।